नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा चक्र पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बच्चों, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर सीटेट में बहुत से प्रश्न आते हैं। जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने बच्चों के ऊपर अवलोकन करके, अपने बच्चों का अवलोकन करके, गहन अध्ययन करके उन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत संबंधित एक सिद्धांत दिया था। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने अनुभव और खुद के प्रयासों से सीखते हैं और उनका वैयक्तिक या संज्ञानात्मक विकास विभिन्न चरणों में होता है। पियाजे के अनुसार बच्चे स्व निर्देशित होते हैं तथा अपनी समझ खुद विकसित करते हैं। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास व्यक्तिगत खोज, स्वतंत्र सोच पर केंद्रित होता है। मैंने यहां पर जितनी बातें लिख रखी हैं वो समझिए कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का केंद्र बिंदु है। पियाजे हमेशा इस बात पर फोकस करते थे कि बच्चे अपने अनुभव और खुद के प्रयासों से सीखते हैं। बच्चे स्व निर्देशित होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, यानी कि बच्चे जो भी कुछ सीख रहे हैं खुद के अनुभवों से, अपने वातावरण को देख करके जो उनको अनुभव हो रहा है वो उसे सीख रहे हैं। जीन पियाजे ने हमेशा इस बात पर फोकस किया। जीन पियाजे ने यह कहा कि सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ना कि सामाजिक प्रक्रिया। जब आगे आप लेव वाइगोस्की पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि दोनों में फर्क क्या है, लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे में। जीन पियाजे हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि संज्ञानात्मक विकास व्यक्तिगत खोज और स्वतंत्र सोच पर केंद्रित है, और ये कहते हैं कि विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। इस बात को आप तभी समझ पाएंगे जब आप लेव वाइगोस्की पढ़ेंगे, तब आप समझ में आएगा कि लेव वाइगोस्की जो है वो सीखने को सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं, और जो आपके जीन पियाजे हैं वो ये कहते हैं कि सीखना एक व्यक्तिगत चीज है। बच्चे जो अनुभव करते हैं, खुद से जो प्रयास करते हैं, उसी से वो सीखते हैं। जीन पियाजे ने कहा कि जो बच्चों का सीखना होता है वो चरणों में होता है, निरंतर नहीं होता है बल्कि कुछ चरणों में होता है। उन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा है। एक बात और सुनिएगा, जो पियाजे थे उन्होंने ये कहा कि जो बच्चा है जब उसका संज्ञानात्मक विकास हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप वह भाषा को सीखता है। जबकि जब लेव वाइगोस्की पढ़ेंगे तो आप वहां देखेंगे कि लेव वाइगोस्की ये कहते हैं कि भाषा के माध्यम से बच्चा सीखता है। यानी यहां यह कहा जा रहा है कि बच्चा संज्ञानात्मक विकास के कारण भाषा को सीखता है, यानी कि पियाजे भाषा को संज्ञानात्मक विकास के परिणाम के रूप में देखते हैं। लेकिन वाइगोस्की क्या कहते हैं? वाइगोस्की वो सीखने को भाषा का साधन मानते हैं, भाषा के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो ये समझने की जरूरत है, जब भी आप परीक्षा में पेपर देंगे तो यही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब भी कहीं भी आपको वाक्य मिल जाए, बच्चे अपने अनुभव और खुद के प्रयासों से सीख रहे हो, बच्चे व्यक्तिगत खोज करते हैं, स्वतंत्र सोचते हैं, बच्चे स्वयं निर्देशित होते हैं, अपनी समझ स्वयं विकसित करते हैं, इस तरह का कोई भी वाक्य आएगा तो हम वहां तुरंत समझ जाएंगे कि यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात की जा रही है। बच्चों की सोच व बौद्धिक विकास धीरे धीरे चरणों से गुजरते हुए विकसित होती है, जबकि वाइगोस्की ऐसा कोई चरण नहीं बताए। उन्होंने कभी भी किसी चरण की बात नहीं की। वो हमेशा कहते थे कि बच्चों का विकास चरण में नहीं बल्कि निरंतरता, कंटिन्यूअसली होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है? संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? संज्ञानात्मक विकास का अगर समझे तो किसी भी बच्चे के अंदर सोचने, समझने, समस्या हल करने तथा स्मरण शक्ति यानी उसकी मेमोरी का जो विकास है उसी को संज्ञानात्मक विकास कह सकते हैं, या एक शब्दों में कहें बौद्धिक विकास ही संज्ञानात्मक विकास है। अच्छा बच्चों, जब हम आगे भी देखेंगे तो हम यह कोशिश करेंगे कि संज्ञानात्मक विकास जो उन्होंने 4 चरण दिए हैं, उन 4 चरणों में क्या क्या बच्चा सीख रहा है, कौन कौन से उसके अंदर गुण आ रहे हैं, उन्हीं गुणों पे जो है सीटेट में सवाल पूछे जाते हैं। और जब हम इसको कर लेंगे फिर इसके बाद हम वाइगोस्की को भी पढ़ेंगे। वाइगोस्की को जब पढ़ेंगे और दोनों की तुलना करेंगे तब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह, चाहे वो वाइगोस्की के सिद्धांत से संबंधित हो चाहे जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित हो, तब हम दोनों सिद्धांतों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं वो कौन से 4 से चरण थे जिनके बारे में जीन पियाजे ने बताया है। देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 चरणों की बात की है। पहला चरण है संवेदी गामक अवस्था, जो उन्होंने बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक माना है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसको आप अंग्रेजी में जरूर याद कर लें, क्योंकि हिंदी में हो सकता है कुछ और भी आपको मिल जाए, कहेंगे संवेदी प्रेरक अवस्था मिल सकता है, लेकिन आपको अंग्रेजी में हमेशा सेंसरी मोटर स्टेज। जब भी आप पेपर देंगे तो वहां पर आप, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप अंग्रेजी में देख लेंगे तो वो आपको मिल जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी गामक अवस्था की बात की जा रही है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों का जो अवस्था होता है उसे उन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा चरण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष के बीच के बच्चों का जो अवस्था होता है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और लास्ट में जो चौथा था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से वयस्कता तक, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये जो चारों चरण हैं इसके बारे में
फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक चरण को। जो सवाल आपके आएंगे, ये नहीं आप सवाल पूछेगा कि पियाजे के संगठन विकास कितने चरणों में बांटा गया है। आपको सवाल आएगा इसके अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन बच्चे के अंदर होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है, कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन से गुण मिलते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों की। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं बच्चों के, क्या क्या परिवर्तन होता है बच्चों में। ऐसे चौथा, तो इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं सवाल आपके वहीं से बनते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जीन पियाजे से संबंधित कोई भी सवाल आपका, संगठन विकास के सिद्धांत संबंधित कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे संवेदीगामक अवस्था के बारे में। देखिए, पहली जो अवस्था है आपकी संवेदीगामक अवस्था, जो बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। इस चरण में बच्चे अपनी इंद्रियों जैसे देखना, सुनना, छूना और शारीरिक गतिविधियों जैसे पकड़ना, रेंगना, चलना के माध्यम से दुनिया को समझते हैं। संवेदीगामक अवस्था की विशेषताएं। अब देखिए, संवेदीगामक अवस्था में इसका देखिए नाम ही क्या है, संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था, संवेदी यानी कि सेंसरी ऑर्गन। जो बच्चे होते हैं वो अपने सेंसरी ऑर्गन यानी अपनी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को देखते हैं और फिर अपने हाथ, पैर आदि के माध्यम से प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसीलिए इस अवस्था का नाम है संवेदीगामक अवस्था। लेकिन बच्चे सिर्फ इतना ही नहीं करते हैं कि केवल अपनी इंद्रियों से देख सुन समझ करके और पकड़ना, रेंगना, चलना ही करते हैं। बच्चे जन्म से लेकर 2 वर्ष तक इस दौरान बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो इसलिए संवेदीगामक की जो अवस्था की विशेषताएं हैं उसको हम देखेंगे। इसकी लगभग 7 विशेषताएं जो मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं सातों विशेषताओं के अंदर से प्रश्न बनते हैं। जो पहली विशेषता है वह है प्रत्यक्ष अनुभव पर निर्भरता या इंद्रियों पर निर्भरता। इस अवस्था में बच्चा अपने आसपास की दुनिया को अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखकर, छूकर, चखकर, सूंघकर और सुनकर समझता है। यानी देखा जाए तो जितनी हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, ठीक है, उन 5 इंद्रियों के माध्यम से बच्चा अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। किसी वस्तु को पकड़ना, मुंह में डालना और हिलाना जैसी गतिविधियों से अपने अनुभव प्राप्त करता है और यह उसके सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यानी बच्चा ये जो भी क्रियाएं कर रहा है इसके माध्यम से सीख रहा है। अब देखते हैं इसका दूसरी विशेषता क्या है। दूसरी विशेषता क्या है संवेदीगामक अवस्था का? प्रतिवर्ती क्रियाओं और आदतों का विकास। जीन पियाजे ने प्रतिवर्ती क्रियाओं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सर्कुलर रिएक्शन, की अवधारणा दी। ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन्हें शिशु संयोग से करता है, लेकिन उन्हें मनोरंजन या रुचि के कारण बार बार दोहराता है। ये क्रियाएं शिशु के सीखने और अनुभव करने का प्रारंभिक माध्यम होती हैं। धीरे धीरे वह इन प्रक्रियाओं को दोहराने लगता है, जिससे वे आदतों में बदल जाती हैं। जैसे यदि बच्चा अनजाने में अंगूठा चूसता है और उसे अच्छा लगता है तो वह उसे दोहराने लगता है। प्रवृत्ति क्रियाओं के और उदाहरण क्या क्या है? अंगूठा चूसना, हाथ पैर हिलाना, होंठ चबाना, झुंझुना हिलाना जैसे आवाज हो, खिलौने को बार बार गिराना, किसी बटन को बार बार दबाना जिससे लाइट जले। देखिए, जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का कॉन्सेप्ट है, देखिए मैं जो भी बातें लिखा हूं मैं अपने आप नहीं लिख रहा हूं, ये सारी बातें जीन पियाजे ने बताई हैं, अपने अध्ययन में लिखा है इसको। तो जीन पियाजे ने ही प्रतिवर्ती क्रियाओं का अवधारणा दिया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सर्कुलर रिएक्शन। हिंदी में और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसका नाम है सर्कुलर रिएक्शन। सर्कुलर रिएक्शन यानी ऐसी क्रियाएं बच्चे करते हैं जो बार बार दोहराते हैं उनको, ठीक है। और ये क्रियाएं क्या है? ये बच्चे संयोग से करते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा लगता है तो वो बार बार करते हैं, उनकी आदत बन जाती है। अच्छा, उन्होंने इस क्रियाओं को भी 3 कैटेगरी में बांटा है, लेकिन मैंने यहाँ बताया नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पहली कैटेगरी उन्होंने बताई प्राथमिक प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। अंगूठा चूसना, हाथ पैर हिलाना, होंठ चबाना, ये बच्चा 1 माह से 4 माह के बीच करता है। पहली जो शुरुआत में जो बच्चे होते हैं वो अपने शरीर से संबंधित क्रियाओं को करते हैं, जैसे अंगूठा चूसना, हाथ पैर हिलाना, होंठ चबाना। ये सब बच्चे एकदम शुरुआती जन्म से लेकर 4 माह तक के बीच में बच्चे करते हैं। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह अपने बाहरी दुनिया के वस्तुओं के साथ भी खेलना शुरू कर देता है। लगभग 4 से लेके 8 माह के बीच में, 4 से लेके 8 माह के बीच में बच्चे क्या करते हैं? झुंझुना हिलाना जिससे आवाज हो, खिलौने को बार बार गिराना, किसी बटन को बार बार दबाना जिससे लाइट जले, ये सारी क्रियाएं करते हैं। और तृतीय सर्कुलर रिएक्शन जो होती है, टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन या तृतीयक प्रवृत्ति क्रियाओं क्या करते हैं? वो एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। किसी गेंद को पहले वहां मारेंगे फिर वहां मारेंगे, यानी थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, और थोड़ा सा बच्चे, अब जब बच्चे और बड़े होंगे तो जाहिर सी बात है अब थोड़ा सा उनकी जो सोचने समझने की क्षमता होगी वो भी विकसित होगी, ठीक है। तो आपका ये दूसरा विशेषता हो गया। अब ऐसे आपका तीसरा व्यवस्था जो विशेषता होती है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंसी, वस्तु अस्थायित्व का विकास। इस पे बहुत बार सवाल पूछा है, तो हम समझते हैं, देखते हैं कि वस्तु अस्थायित्व का विकास क्या है। तो अस्थायित्व का विकास, प्रारंभ में बच्चे के सामने से यदि कोई वस्तु हटा दी जाए तो वह मान लेता है कि वह वस्तु अब अस्तित्व में नहीं है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, अगर उनसे कोई वस्तु छिपा लो तो वो उस वस्तु को क्या मान लेते हैं कि वस्तु अब खत्म हो गई है, ठीक है। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, 8 से 12 महीनों के बीच में, बच्चा समझने लगता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब वे उसकी दृष्टि से ओझल हो जाती हैं। ये क्या संकेत दे रहा है? यह संकेत दे रहा है यह विकास की स्मृति और मानसिक कल्पना की शुरुआत हो रही है बच्चे के अंदर। यानी बच्चे का स्मृति यानी कि मेमोरी का डेवलपमेंट हो रहा है और बच्चा मानसिक कल्पना यानी कि अपने मन में चित्र को बनाना शुरू कर रहा है। देखिए, जो मानसिक कल्पना है यह
संवेदी गामक अवस्था की सबसे आखिरी विशेषता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अलग से अभी कि ये क्या है, मानसिक कल्पना क्या है। मानसिक कल्पना और स्मृति का विकास की ये शुरुआत है कि बच्चा अब किसी वस्तु को छिपा देने पे नहीं मान रहा है कि वस्तु खत्म हो गई, बल्कि यह मान रहा है कि वस्तु अभी भी है, कहीं छिपाई गई है। उदाहरण के लिए यदि कोई खिलौना आप छिपा दीजिए तो बच्चा उसे अब ढूंढने की कोशिश भी करने लगता है। और फिर अगली विशेषता है अनुकरण। अनुकरण क्या है? इमिटेशन, अंग्रेजी में कहते हैं इमिटेशन। देखिए अंग्रेजी में भी आप याद रख लेंगे तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अंग्रेजी के जो टर्म होते हैं वो नहीं बदलते हैं। कभी कभी हिंदी में क्या होता है, उसका अनुवाद करने में वो शब्द बदल जाता है तो हम कंफ्यूज जाते हैं क्या चीज है। तो इमिटेशन या अनुकरण, नकल करना। बच्चा आसपास के लोगों की गतिविधियों का नकल करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो क्या करेगा, लोगों की जो भी वो गतिविधियां देखता है या क्रियाकलाप देखता है तो उसकी नकल करने लगता है। उदाहरण के लिए बच्चों को जब टाटा का इशारा करते हैं तो बच्चे भी अब क्या करते हैं, अपना हाथ हिलाते हैं। और आप जब जीभ निकाल के उन्हें चढ़ाते हैं तो भी क्या करते हैं, अपना जीभ निकालने लगते हैं। अगली विशेषता है कारण और प्रभाव की समझ। शुरुआत में बच्चा क्या होता है, वह किसी क्रिया को करता तो है लेकिन क्यों करता है उसको यह नहीं पता होता है। जैसे बच्चा यह समझने लगता है कि अगर वह कोई क्रिया करेगा तो उसका कोई परिणाम होगा। पहले बच्चा नहीं जानता था, लेकिन अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वह जानने लगेगा कि किसी कार्य को करने पे कोई दूसरा परिणाम होता है। जैसे वह अब जान जाता है कि जब वह रोएगा तो उसकी माँ भागते हुए आएगी, इसलिए जानबूझ के रोएगा ताकि माँ उसकी आ जाए। अगर वह झुंझुना हिलाएगा तो आवाज निकलेगी, जो झुंझुना को जानबूझ के बार बार हिलाएगा। यानी कि बच्चा जो है संवेदी गामक अवस्था में ही कारण और प्रभाव को समझने लगता है। उसके बाद जो अगली विशेषता है, छठी विशेषता, आकस्मिक से उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की ओर। शुरुआत में बच्चों की गतिविधियां आकस्मिक होती हैं, जैसे हाथ हिलाना, पैर हिलाना, वो अपने आप ही करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वे उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं, यानी कि अब वो ऐसी गतिविधि करने लगते हैं जो वो जानबूझ के करते हैं। आकस्मिक नहीं, अपने आप नहीं हो रहा, वो उसको जानबूझ के खिलाने को बार बार फेंकना। ठीक है। और जो आखिरी विशेषता है संवेदी गामक अवस्था की, वो है मानसिक कल्पना। जो सातवीं विशेषता है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है मानसिक कल्पना की शुरुआत, मेंटल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत। मेंटल रिप्रेजेंटेशन क्या है? मेंटल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है मन में किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया की छवि या विचार बनाना। कब? जब वह उसके सामने ना हो। ठीक है। यह सेंसरी मोटर स्टेज के आखिरी हिस्से में लगभग 18 से 24 महीने के उम्र में विकसित होती है। जब बच्चा अपने दिमाग में किसी चीज की तस्वीर बना लेता है तो वह उस चीज को देखे बिना उसके बारे में सोच सकता है या याद कर सकता है। यानी कि कोई वस्तु उस बच्चे के सामने नहीं है, प्रत्यक्ष उसके सामने नहीं है, फिर भी उसके बारे में अनुभव कर सकता है। मेंटल रिप्रेजेंटेशन आने के बाद ही बच्चे में प्रतीकात्मक सोच का विकास होता है और भाषा का विकास और कल्पनाशीलता का नींव रखता है। कौन नींव रखता है? मेंटल रिप्रेजेंटेशन। देखिए मैंने कि बच्चे के अंदर अब जो है किसी वस्तु को देखे बिना भी उसके अंदर क्या हो रहा है, उसकी छवि बनाने की क्षमता विकसित हो रही है। यानी कि बच्चे के अंदर मेमोरी का विकास हो रहा है और बच्चा अब अगले स्टेज में जा रहा है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज से संवेदी गामक अवस्था से अब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जा रहा है। और ये जो यहाँ पर लिखा है प्रतीकात्मक सोच, तो प्रतीकात्मक सोच जो है वह संवेदी गामक अवस्था का विशेषता नहीं है, बल्कि यहाँ मैं इसलिए लिखा हूं यह बताने के लिए जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है यही क्या है, इसका नींव रखता है, किसका? प्रतीकात्मक सोच का। यानी कि जब बच्चे के अंदर क्षमता विकसित हो जाती है कि वह किसी भी वस्तु को देखे बिना वह उस वस्तु के बारे में सोच सकता है। ठीक है। यानी कि मानसिक कल्पना यानी मानसिक छवि बना सकता है। जो टर्म है मेंटल रिप्रेजेंटेशन, इसको याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में कभी कभी मानसिक छवि, मानसिक कुछ और भी दे सकता है, लेकिन जो इंग्लिश का वर्ड है मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ये हमेशा ही रहता है। ठीक है। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन का जब विकास बच्चे के अंदर हो जाता है तो देखिए कब होता है ये, 18 माह से 24 महीने के बीच, यानी बच्चा अब 2 साल का हो चुका है। अब बच्चा अगले चरण में प्रवेश करता है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो विशेषता है प्रतीकात्मक सोच, उसकी शुरुआत बच्चे के अंदर हो चुकी है मेंटल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा कि प्रतीकात्मक सोच जो है यहाँ क्यों लिखा है मैंने, ये इसका गुण नहीं है। सवाल आता है प्रतीकात्मक सोच बच्चे के किस अवस्था में विकसित होता है, तो वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। लेकिन अगर ये सवाल पूछ ले प्रतीकात्मक सोच की नींव जो है वो किस अवस्था में पड़ती है, वो नींव रखी जाती है आपकी संवेदी गामक अवस्था में मेंटल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत के साथ। तो देखा दोस्तों, हमने यहाँ पर कुल संवेदी गामक अवस्था के 7 विशेषताओं के बारे में चर्चा किया। जो सवाल आते हैं इन्हीं 7 विशेषताओं के अंदर से ही सवाल आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है, जो संवेदी गामक अवस्था से बन सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 7 अवस्था जो विशेषताएं हैं उनको एक जगह लिख कर लेते हैं और फिर हम इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, उस पूरे 7 विशेषताओं को लिख लेंगे, और ताकि हम एक जगह उसको एक सीरियल से याद कर सके कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ताकि परीक्षा में सवाल करते वक्त हमारे मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। संवेदी गामक अवस्था की विशेषताएं हमने आपको सभी पॉइंट्स को डिटेल में बता दिया। अब हमको एक बार इसको इकट्ठा लिख करके देख लेते हैं ताकि हमें याद करने में आसानी रहे। तो संवेदी गामक अवस्था जो होती है, ये तो आपको पता है
जन्म से 2 वर्ष के बीच मानी जाती है। ठीक है, तो पहला जो इसकी विशेषता है प्रत्यक्ष अनुभव पर निर्भरता या इंद्रियों पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑन सेंसरी ऑर्गन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। जो संवेदी गामक अवस्था इसकी नाम ही है, जो सेंसरी अंग्रेजी में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, मोटर स्टेज, ये जो नाम है ये पहली विशेषता तो इससे मिलती जुलती है कि जो बच्चे होते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपने वातावरण का अनुभव करते हैं और उससे सीखते हैं। वो अपनी इंद्रियों पर निर्भर होते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव पर निर्भर होते हैं, किसी चीज को पकड़ना, मुंह में डालना, ठीक है, चूसना, हिलाना, ये सारी चीजें वो करते हैं। दूसरा है प्रतिवर्ती क्रियाओं और आदतों का विकास। बच्चे कुछ ऐसी क्रियाएं संयोगवश करते हैं लेकिन उनको अच्छा लगने लगता है, उनको वो चीज मनोरंजक लगती है तो उस क्रिया को बार बार वो करने लगते हैं। उन्हीं क्रियाओं को हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं या सर्कुलर रिएक्शन। और जब कोई चीज बार बार करने लगेंगे तो वो आदत बन जाता है। उसके बाद आपका तीसरा जो विशेषता है वस्तु अस्थायित्व का विकास। बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी का डेवलपमेंट हो जाता है इसी अवस्था में। बच्चों के सामने से अगर कोई वस्तु हटा भी ली जाए तब भी वह मानते हैं कि वस्तु गायब नहीं हुई बल्कि छिपाई गई है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, बच्चे वस्तु को खोजने का प्रयास करते हैं, जो कि शुरुआत में नहीं रहता है, ये बाद में डेवलप होता है। फिर है अनुकरण। बच्चे अब दूसरों की गतिविधियों को देख करके उसका नकल भी करते हैं। कोई टाटा कर रहा है तो भी टाटा करेंगे। बच्चों के अंदर कारण और प्रभाव की समझ आ जाती है, यानी बच्चा कोई कार्य करता है तो उससे होने वाले प्रभाव को भी जानने लगता है। जैसे बच्चा जब रोएगा उसकी माँ चली आती है तो जान जाता है कि जब भी मैं रोऊंगा तो मेरी माँ चली जाएगी। कोई चॉकलेट उसको चाहिए तो रोएगा तो चॉकलेट मुझे मिल जाएगी, तो वह चीज को समझ जाता है। बच्चे की जो गतिविधियां होती हैं पहले आकस्मिक होती हैं, पहले वो ऐसे ही हाथ पैर हिलाता है, लेकिन बाद में वह उद्देश्य पूर्ण हो जाती है। वो किसी कार्य को जानबूझ करता है, किसी वस्तु को जानबूझ के पकड़ता है। और लास्ट में है मानसिक कल्पना की शुरुआत। तो मानसिक कल्पना यानी बच्चे के अंदर अब मेमोरी का विकास होने लगता है। बच्चा उस वस्तु के बारे में भी सोच सकता है जो उसके सामने नहीं है, बस व्यक्ति को भी याद कर सकता है जो उसके सामने नहीं है। यानी वो अपनी मम्मी को याद कर सकता है, अपने पापा को याद कर सकता है, खिलौने को याद कर सकता है कि मेरा वो वाला खिलौना कहाँ है। तो दोस्तों ये आपके थे सेंसरी मोटर स्टेज की 7 विशेषताएं थी। ठीक है, जिसके बारे में हमने डिटेल से ही पढ़ा और हमने लास्ट में इसको क्या किया, समराइज कर दिया ताकि हमें याद करने में आसानी हो। अब जो अगला स्टेज है आपका पूर्व संख्यात्मक अवस्था, उसको हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।